चलिए हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, ये आप वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, तो ये जो सब्जेक्ट है आपका बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, क्योंकि कंपटीशन में भी इससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी जो आपका थर्ड सेमेस्टर में 2-3 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट था, जैसे आपका हो गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, और आपका वहाँ पे क्या था, एक और सर्वे था। ठीक है, फिर फोर्थ सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट थे ये सेमेस्टर टेक्निकल पेपर, नॉन टेक पेपर जो होता है। टेक्निकल पेपर का मतलब जैसे आपको जो सिविल इंजीनियरिंग में जो यूज होगा, और नॉन टेक मतलब जैसे आपका हो गया बायोलॉजी हो गया, आपका जियोलॉजी पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये सब जो 2-4 सब्जेक्ट आपको हर सेमेस्टर में मिलते जा रहा है वो सब नॉन टेक पेपर है। ठीक है, आपके आगे कंपटीशन में उसका यूज नहीं है। ठीक है, तो जो यूज होने वाला है वो थर्ड सेमेस्टर में 1-2 पेपर था, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, सर्वे हो गया, और आपका फोर्थ सेमेस्टर में ऑलमोस्ट पेपर था। ठीक है, जोलॉजी ये सब को छोड़ाकर फिर फिफ्थ सेमेस्टर में तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिक्स सेमेस्टर में भी इंपॉर्टेंट है, फिर 7 और 8 में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी है ही नहीं। ठीक है, यानी मेनली आपका फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ है। ठीक है, थर्ड में था 1-2 पेपर। तो इतना जो सब्जेक्ट है आपके वो इंपॉर्टेंट है आपके आगे कंपटीशन लेवल के अथी से रिस्पेक्ट से भी। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये सब पेपर को कवर करना है। अभी फिफ्थ सेमेस्टर में होंगे, फिफ्थ सेमेस्टर का जितना भी क्लास है, जितना भी सब्जेक्ट है उसको अच्छे से क्लियर कीजिएगा, अच्छे से कवर कीजिएगा, कंसेप्ट वाइज क्लियर कीजिएगा। ठीक है, कंसेप्ट के साथ पढ़िएगा। अगर आपका एग्जाम नजदीक है फिर तो ओवरव्यू जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी है टाइम, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है। तो बात कर रहे हैं सबसे पहले ओवरव्यू सब्जेक्ट को समझना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी चीज को जब हम ऐसे करते हैं, एक एग्जांपल देते हैं आपको कि जब आप कॉलेज चूज करते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे कि आप सबसे पहले ओवरव्यू ही सर्वे करते हैं कि उसका मेस कैसा है, कैंपस कैसा है उसका, ठीक है, उसका जो प्ले ग्राउंड कैसा है, ठीक है, हॉस्टल कैसा है, तो ये सब ओवरव्यू करते, फिर डिटेल में आपको जाने के बाद ही पता चलता है, ठीक है, कि कैसा है वो। उसी तरह से हम लोग जो सब्जेक्ट है पहले ओवरव्यू जानेंगे, ठीक है, ताकि हमें इंटरेस्ट बना रहे उस टॉपिक में। कोई ऐसा जो अभी ओवरव्यू करेंगे, कोई ऐसा टॉपिक बताएंगे जो आपको बहुत ही उत्सुकता हो कि ये सब्जेक्ट अच्छा ऐसा है, इसको तो हमको पढ़ना चाहिए, तो उसका इंतजार रहेगा, आप उसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि वो टॉपिक पढ़ने को मिले, ऐसा कुछ। ठीक है, हर एक मतलब बहुत सारा फायदा है, मल्टीपर्पस है। ठीक है, तो आप उतना फायदा गिनाते रहेंगे तो सब्जेक्ट नहीं पूरा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इरिगेशन को ही ओवरव्यू करते हैं, उसके बाद हाइड्रोलॉजी पे आते हैं, और उससे पहले हम डिफरेंस बता देते हैं हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज में। जो आपका सब्जेक्ट का नाम है तो उसमें देखे होंगे हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज है, वो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हाइड्रोलॉजी जो डिस्क्राइब करता है अक्रेंस एंड सर्कुलेशन ऑफ वाटर करता है, वहीं पे अगर हम वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो ये रिफर्स करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का। ठीक है, चलिए अब इरिगेशन को स्टार्ट करते। तो इरिगेशन है क्या, जब आपके खेत में फसल होते हैं तो उसमें जो आप पानी देते हैं, वाटरिंग करते हैं, वाटरिंग मतलब पानी पटाना, सिंचाई करना, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इरिगेशन में भी उसका फायदा क्या है, इरिगेशन करने से फायदा क्या है, तो उसमें आपका जो फसल का क्या होगा, वृद्धि होगा, आपको जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उससे अधिक होगा, फसल हेल्दी होगा। ठीक है, तो यही सब है, ऐसे बहुत मल्टीपर्पस है इरिगेशन का यूजेज। जैसे मान लीजिए कि आप पानी स्टोर करके रखते हैं तो उसे हाइड्रो पावर जनरेट कर सकते हैं, उसमें फिशरिंग कर सकते हैं, फिशिंग मतलब मछली पालन, ठीक है, मत्स्य पालन। और की बात अगर आप वाटर स्टोर करके रखेंगे तो ड्रिंकिंग वाटर में भी काम देगा। ठीक है, और इनलैंड नेविगेशन के लिए, जैसे मान लीजिए कि भूमिगत जल, जैसे आप पानी स्टोर करके रखें डैम में, रिजर्वायर में, या कहीं पे भी नदी में, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे पानी पेंट्रेट होता चला जाता है जमीन के नीचे, जिसको हम लोग भूमिगत जल बोलते हैं, या इनलैंड नेविगेशन। ठीक है, तो वो आपका वाटर रिचार्ज करता है, ग्राउंड वाटर को क्या करता है, रिचार्ज करता है। तो यानी मल्टीपर्पस है। ठीक है, वाटर अगर आप स्टोर करते हैं तो। उसके बाद अगर हम बात करें
टाइप्स ऑफ इरिगेशन का कितने, अभी देखिएगा सुनिएगा, अभी इसको अगर पढ़ते जाइएगा ना 2-3 मिनट के बाद देखिए कितना इंटरेस्टेड टॉपिक आ जाता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा जैसे मतलब इस सीक्वेंस वाइज बताना है, तो अभी पहले इरिगेशन बताए, इरिगेशन समझ गया, उसका एडवांटेज समझ गए। अब कितने टाइप का इरिगेशन होता है उसके बारे में समझते हैं। कितने टाइप का इरिगेशन होता है, तो इरिगेशन होता है 2 टाइप का मेनली। पहले सरफेस इरिगेशन होता है, सरफेस इरिगेशन, और दूसरा होता है सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन मेनली क्लास स्टार्ट होगा कल से, अभी सिलेबस डिस्कस होगा, ओवरव्यू डिस्कशन चलेगा। ठीक है, उसके बाद कल से मेन क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी देख लीजिएगा, बहुत फायदा करेगा अगर ओवरव्यू देखा रहेगा तो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। तो यहाँ पे देखेंगे सरफेस इरिगेशन और सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन किसे कहते हैं? आप खेत अगर गए होंगे, अगर खुद का घर में खेती होता होगा तो और अच्छे से समझेंगे, अगर नहीं भी होता है तो रास्ता में जरूर देखते होंगे कहीं ना कहीं, तो देखते होंगे क्या करता है कि पाइप लेके खेत में पानी डाल देता है, पाइप से लगाकर खेत में पानी डाल देता है, वो आपका हो गया सरफेस इरिगेशन। या मान लीजिए कि नदी है और नदी के बगल में खेत है, तो इसको डायरेक्ट नदी के थोड़ा सा खोल देते हैं, पानी खेत में चला आता है। ठीक है, यानी डायरेक्टली आप ऊपर से पानी अप्लाई कर रहे हैं फील्ड में, खेत में, तो वो हो गया सरफेस। सब सरफेस क्या हो गया? अंदर, जैसे मान लीजिए कि आप पेड़ लगा दिए हैं, पेड़ में डेली पानी नहीं देते हैं, लेकिन वो क्या होता है फिर भी हरा भरा रहता है। क्यों? क्योंकि उस सीपेज के कारण, कैपिलरी वाटर के कारण वो पानी ले लेता है। ठीक है, तो हो गया आपका सब सरफेस इरिगेशन। तो अगर कैपिलरी के कारण या सीपेज के कारण वो वाटर ले ले रहा है तो वो नेचुरल हो गया। आजकल हम लोग आर्टिफिशियल भी कर देते हैं। आर्टिफिशियल में क्या करते हैं, जमीन के नीचे हम लोग क्या कर लगा देते हैं, पाइप लगा देते हैं, मतलब खेत के नीचे पाइप लगा देते हैं कुछ डेप्थ में, और उसके बाद उसमें नोजल लगा देते हैं ताकि पानी निकले उससे। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें फसल रोप दिए, तो फसल रोप दिए तो जड़ नीचे आ गया, इसका जड़ नीचे आ गया, तो जड़ नीचे आ गया, तो अब जड़ में डायरेक्टली पानी देगा। तो इससे क्या होता है, पानी का बचत होता है, पानी का बर्बादी नहीं होता है, डायरेक्ट जड़ में उसको पानी मिल जाता है, पूरा खेत इरिगेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यही हो गया आपके पास दो मेथड है, आपको सरफेस मेथड है और सब सरफेस मेथड है। ठीक है, इसी में और चलेगा, स्प्रिंकलर मेथड भी होता है। ठीक है, तो आगे अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो इरिगेशन में पहला हो गया सरफेस। अब सरफेस में भी 2 तरह का हो जाता है, फ्लो इरिगेशन हो जाता है, लिफ्ट इरिगेशन हो जाता है। तो ये सब नाम धीरे धीरे सुनेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। सब सरफेस तो हो गया था नेचुरल, जिससे, और आर्टिफिशियल में क्या हो गया कि नीचे हम लोग पाइप, जब कहीं आप लोग के एरिया में नहीं, हम लोग के एरिया में नहीं होता है, नहीं देखे होंगे, ये सब उस एरिया में किया जाता है जिस एरिया में पानी की बहुत कमी हो। ठीक है, उसमें क्या किया जाता है कि आपका खेत होगा, ध्यान कीजिए कि आपका खेत होगा, खेत के अंदर सगरो पानी पाइप बिछा देते हैं, पतला पतला पाइप बिछा देते हैं, आप पाइप में छोटा छोटा नोजल लगा देते हैं। ठीक है, नोजल लगा देते हैं, उसमें क्रॉपिंग कर देते हैं, मतलब फसल को बो देते हैं। अब क्या कीजिएगा कि फसल बोआ गया तो पानी के अंदर, तो जमीन के अंदर, मतलब सॉरी खेत के अंदर क्या है, नीचे नीचे पाइप लगा हुआ है, उसमें पानी को क्या कर दीजिए, फ्लो करवा दीजिए। अब नोजल से जड़ में पानी दे दिया जाएगा। ऐसा आप रील में भी, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं इसको प्रैक्टिकल। ठीक है, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। स्प्रिंकलर वाला क्या होता है कि देखे होंगे, फसल है, बड़ा बड़ा पाइप ऐसे खंभा लगा दिया जाता है, खेत में बड़ा बड़ा खंभा लगा दिया जाता है, और इससे पानी का फुहारा छीटा जाता है। ठीक है, पानी का फुहारा छीटा जाता है इस तरह से, है ना, बड़ा बड़ा पाइप खंभा गाड़ दिया जाता है, और इससे बहुत दूर दूर प्रेशर के साथ फुहारा दिया जाता है, तो खेत में क्या हो जाता है, इरिगेशन हो जाता है। तो इससे भी पानी का बचाव होता है। ये सब उस एरिया में अप्लाई किया जाता है जहां पानी का क्या हो, कमी हो। ठीक है, ये सब हम लोग टाइप्स बना बना के पढ़ेंगे। अभी तो हम ओवरव्यू ना, सरफेस का भी 2 टाइप होता है, फिर उसका 2 टाइप होता है, ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस ओवरव्यू। अब बात करते हैं टेक्निक ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। टेक्निक ऐसा देखे होंगे, ये आपको अच्छा लगेगा, आप पढ़ना स्टार्ट, अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। आप खेत देखे होंगे तो कोई खेत में देखते होंगे कि डायरेक्ट पानी छोड़ दिया है ना, कोई खेत में देखते होंगे कि बांध बनाकर पानी दिया है, ऐसे करके बांध बना के। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, आलू को कैसे बोते हैं, आलू को आप बांध बना देते हैं ऐसे ऐसे करके। आलू को बांध देखे होंगे सब, जो नहीं देखे होंगे, जो सिटी में रहते होंगे, वो थोड़ा सा यूट्यूब पे देख लीजिएगा कि आलू का खेती कैसा होता है,
और राइस का कैसा होता है, वीट का कैसा होता है। तो आलू वाला में इस तरह से बांध, क्यारी हिंदी में बोलते हैं, क्यारी बना देते हैं, इसमें आलू रोप देते हैं, ठीक है, इसमें आलू रोप देते हैं ऐसा करके, इसमें आलू रोप दिए। अब इसमें जो बॉर्डर बना हुआ है उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, वाटर को अप्लाई करते हैं ना, इसमें वाटर को डालते हैं इस तरह से, इस तरह से वाटर को डालते हैं, यहाँ से मेन लाइन लाते हैं और पानी को इसमें डालते हैं। तो इससे क्या होता है, ये हो गया आपका बॉर्डर। अब एक होता है ना कि धान वाला में क्या होता है, सीधे पाइप डाल देते हैं, पूरा एक के बार में पट जाता है ना। धान वाला खेती में क्या होता है, एक वो खाली पाइप गिरा दिए, कोई बांध उंध बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा, ठीक है। अच्छा, एक होता है ना कि कियारी ऐसे बना देते हैं, ऐसे इस तरह से बना के, जैसे प्याज व्याज का खेती जो होता है इस तरह से बना देते हैं, इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे बॉर्डर, बॉर्डर मतलब सॉरी बॉर्डर नहीं, इसको क्या बोलते हैं, चेक शायद बोलते हैं ना, चेक बना देते हैं, ठीक है, चेक, हाँ चेक ही बोलते हैं, चेक बना देते हैं इस तरह से। इसमें प्याज का ऐसे खेती, प्याज रोप दिए ऐसे करके, इस तरह से इसे रोप दिए, ठीक है। और भी कुछ ऐसा नहीं कि सिर्फ प्याज ही, और कुछ रोप दिए। अब इसमें पानी डालेंगे, इधर पानी जाएगा, इधर पानी जाएगा, इधर पानी जाएगा, इस तरह से पड़ता है, ठीक है, बॉर्डर हो जाता है। एक क्या होता है, गार्डन में क्या करते हैं, अगर गार्डन में हमको पानी देना होता है तो क्या करते हैं कि इस तरह से पहले मेन लाइन ले जाते हैं, मेन लाइन मतलब जहां से पानी जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे इस तरह से बना देते हैं, इस तरह। अब इसमें पेड़ रोप दीजिएगा, इसमें पेड़ रोप दीजिएगा, इसमें पेड़ रोप दीजिएगा, इसमें पेड़ रोप दीजिएगा, यहाँ पेड़ रोप दीजिएगा, यहाँ पेड़ रोप दीजिएगा, यहाँ रोप दीजिए, यहाँ, ये मेन लाइन हुआ। अब यहाँ पे क्यारी ऐसे बना देंगे, ऐसे करके ऐसे बना देंगे, है ना, इस तरह से बना देंगे, इस तरह से बना देंगे। ये सब हरा वाला पेड़ दिख रहा है, ठीक है। अब पानी यहाँ से जाएगा तो इसमें थोड़ा चल जाएगा, फिर आगे जाएगा, इसमें चला 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 जाएगा। तो ये सब टेक्निक हुआ किसके लिए, फसल को पानी देने के लिए, ठीक है। तो अलग अलग नाम से आता है, पहला तो ऑर्डिनरी फ्लडिंग होता है, या बिल्ड फ्लडिंग होता है, या फ्री फ्लडिंग होता है। फ्री फ्लडिंग वही वाला जो धान के खेत में कैसे पानी देते हैं, आप लोग अगर खेत से जानते होंगे, सुने होंगे तो बहुत मजा आ रहा होगा, ठीक है, या देखेंगे, एटलीस्ट तो देखे ही होंगे, ठीक है। तो धान के खेती में कैसे, या गेहूं वाला खेत में कैसे होता है, डायरेक्ट पाइप डाल दो, पूरा खेत पानी से पड़ जाएगा, उसको फ्री फ्लडिंग के नाम से जानेंगे। फिर क्या होता है, बॉर्डर और स्ट्रिप फ्लडिंग, बॉर्डर बना बनाकर उसको फ्लड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है चेक फ्लडिंग, चेक वाला भी बता रहे थे कि छोटा छोटा इस तरह से बना देते हैं, ठीक है, इसमें जो भी फसल लगाना, लहसुन प्याज ये सब इसमें लगा देते हैं, ठीक है। फिर रिंग बेसिन फ्लडिंग होता है, तो रिंग वाला में कौन हो गया, ये वाला जो अभी ये एग्जांपल दिया हुआ ये वाला, ठीक है, रिंग बेसिन फ्लडिंग हो गया। फिर फॉरो इरिगेशन होता है, फॉरो इरिगेशन में इस तरह से करके यहाँ पे पेड़ लगा दो, यहाँ पे पेड़ लगा दो, यहाँ पे पेड़ लगा दो, इस समय पानी रहेगा, ठीक है। तो ये सब हो गया फॉरो। तो और एक हो गया स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्प्रिंकलर वाला जो बोले थे ना, खेत में बड़ा बड़ा खंभा लगा देते हैं, पानी उससे छिटा जाता है, ठीक है। तो स्प्रिंकलर वाला के बहुत सारे एडवांटेज भी है, ठीक है, तो वो सब पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग वाटर के। अब देखिए, अब इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अब चलने वाला है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप एक खेत को सोचिए, मतलब फसल को सोचिए, कौन सा फसल को सोचते हैं, चलिए गेहूं को सोचते हैं, ठीक है। सुनिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा मजा आने वाला है पढ़ने में। अब यहाँ कहाँ कोई सादा पेज रहता तो लेते, चलिए इसी पे देखते हैं, सादा पेज ले लेते हैं, एक सेकेंड रुकिए। चलिए देखिए यहाँ पे एक पहले इस तरह से एक लाइन बना देते हैं, ठीक है, एक लाइन बना दिए। अब ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है। अब सुनिएगा, एक कोई फसल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये गेहूं है, कोई भी फसल ले सकते हैं, ये गेहूं है। अब गेहूं रोपने से पहले अगर कोई यहाँ पे होंगे किसान फार्मर से, तो गेहूं रोपने से पहले खेत को पटाया जाता है ना, खेत में पानी दिया जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं, जो पहला पानी देते हैं, अभी गेहूं बुने हैं नहीं, अभी सिर्फ सोचें कि बुनना है हमको, तो सबसे पहले पहला पानी दिया जाता है, जिसको हम लोग फर्स्ट वाटरिंग के नाम से जानते हैं। उसको क्या जानते हैं, फर्स्ट वाटरिंग के नाम से जानते हैं। फिर गेहूं दे दिए, सॉरी पहले पानी दे दिए, अब गेहूं का बीज डाल देंगे, ठीक है। तब गेहूं का यहाँ पे बीज डाल लिए, ये बीज है मान लीजिए गेहूं का, ठीक है, गेहूं का बीज है। तो इंस्टेंट ऑफ सोइंग मतलब अभी हम क्या किए हैं, फसल को
बुने, ठीक है, सोइंग मतलब बुनना, डालना। तो गेहूं डाले हैं तो ये क्या हो गया, अभी जस्ट डाले हैं, पहले पानी दिए फिर अभी जस्ट डाले हैं। कुछ दिन के बाद क्या होगा कि फसल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फसल है जो थोड़ा सा क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसमें पानी की जरूरत पड़ेगा, तो पानी देंगे तो ये हो गया सेकेंड वाटरिंग, मतलब दूसरी बार पानी दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर क्या हो गया, और फसल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा सा फसल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फसल फिर पानी देते हैं हम लोग, बहुत बार पानी पड़ता है बीच बीच में, तो उस सबको गिनना नहीं है, खाली याद रखना है फर्स्ट वाटरिंग को, ठीक है। अब क्या करते हैं, फसल अब तीसरा बार यहाँ पे आता है, बड़ा हो गया, पक गया, काटने लायक हो गया, तो काटने के पहले पानी दिया जाता है, काटने के बाद तो कोई जरूरत नहीं, काटने के पहले एक पानी दिया जाता है, ठीक है। अब काटना यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्टेंट ऑफ हार्वेस्टिंग, ठीक है, इंस्टेंट ऑफ हार्वेस्टिंग। अब फसल को क्या किया जाएगा, काटा जाएगा, तो काटने के पहले भी इसमें क्या पड़ेगा, पानी पड़ेगा, ठीक है, काटने से पहले। तो उसको लास्ट वाटरिंग, क्योंकि अब तो पानी देना नहीं है, तो ये हो गया आपका लास्ट वाटरिंग। तो यहाँ पे एक टर्म से नाम से आता है जो बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, बेस पीरियड किसको कहते हैं, बेस पीरियड किसको कहते हैं। तो बेस पीरियड हो गया पहला पानी और लास्ट पानी के डिस्टेंस को, डिस्टेंस मतलब दिन को, ठीक है। मान लीजिए आज कई तारीख है, आज मान लीजिए कि आज 8 जनवरी है, ठीक है, 8 जनवरी है, और 1 अप्रैल को हम क्या करेंगे, फसल को काटेंगे जिससे पहला पानी दे रहे हैं। तो 8 जनवरी से 1 अप्रैल के पीरियड को हम लोग क्या कहेंगे, बेस पीरियड कहेंगे, ठीक है। इसी को कहते हैं बेस पीरियड। इस सबको बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे जब हम लोग को पूरा डिटेल से सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे तब। अभी हम सिर्फ नाम से आपको पता करवा रहे हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हो गए बेस पीरियड। अब सब्जेक्ट, अब देखिए, अब आपको लगेगा ना कि ये जब आप पढ़ रहे होंगे तो लगेगा ये टॉपिक कब आए, ताकि हम इसको अच्छे से सीखें, ठीक है। तो इसीलिए ओवरव्यू पढ़ाया जाता है ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे। अब बात करते हैं क्रॉप पीरियड की। क्रॉप पीरियड क्या होता है, तो जिस दिन बोए हैं और जिस दिन काटे हैं इसके बीच के पीरियड को क्रॉप पीरियड कहा जाता है, क्रॉप पीरियड कहा जाता है। कौन किसके बीच के पीरियड को क्रॉप पीरियड कहा जाता है, जिस दिन हम बोए हैं और जिस दिन काटेंगे वो दोनों के बीच के पीरियड को क्या कहा जाता है, क्रॉप पीरियड कहा जाता है। तो ये याद हो गया। तो आई होप अच्छे से याद हो गया कि फर्स्ट वाटरिंग और लास्ट वाटरिंग के पीरियड को हम लोग बेस पीरियड कहते हैं, और जिस दिन बोते हैं जिस दिन काटते हैं उसके पीरियड को हम लोग क्रॉप पीरियड कहते हैं, ठीक है। क्लियर। चलिए, एक होता है डेल्टा, एक होता है ड्यूटी। डेल्टा क्या होता है, अलग अलग फसल के लिए अलग अलग पानी की जरूरत होती है, ठीक है। अलग अलग फसल, डेल्टा के नाम से एक टॉपिक आएगा, उसमें आएगा कि डेल्टा क्या है। तो डेल्टा ऑफ क्रॉप क्या है, ठीक है, डेल्टा ऑफ क्रॉप क्या है, तो बोलेंगे अलग अलग पानी, अलग अलग खेती के लिए अलग अलग पानी जरूरत होता है। जैसे गेहूं में कितना सेंटीमीटर पानी चाहिए, धान में कितना सेंटीमीटर पानी चाहिए। सेंटीमीटर कहने का मतलब होता है ना कि मान लीजिए खेत था, ठीक है, तो खेत में हम पहला पानी, अगर पहला पानी दे रहे हैं, पहला पानी का मतलब शुरू बार पटा रहे हैं, तो मान लीजिए 8 सेंटीमीटर पटाए। ऐसा तो खेत में लोग माप के नहीं पटाता है कि नाप के पटाए कि 8 सेंटीमीटर पटाए, ठीक है, लेकिन उनको अंदाज मिल जाता है, इतना दिन से खेती कर रहे होते हैं कि पता चल जाता है कि अच्छा ऐसा तो नहीं ना होता है कि कोई रात दिन पटाते रह जाता है, उनको पता चल जाता है कि अभी इसमें पानी इनफ हो गया। तो सब एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, उनको एक्सपीरियंस हो जाता है कि इतना पानी हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आप एज ए इंजीनियर अभी तक पढ़ाई किए, अब आपको खेती पे लगाया जाएगा, तो आप कैसे पता करेंगे, आपको जो पढ़ के जाएंगे उसी को ना अप्लाई करेंगे कि बोला गया था कि पहले बार इतना सेंटीमीटर पानी देना, आप उसको ले जाइएगा अपना मिनी ड्राफ्टर, उससे मापिएगा कितना एंगल पे, ऐसा ही ना कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए मतलब पढ़ने के लिए है, ठीक है। बाकी एक्सपीरियंस है तो आदमी कैसे, अभी हम लोग बीम डिजाइन करते हैं, बीम डिजाइन करके देते हैं, लेकिन जो राजमिस्त्री होते हैं वो क्या करते हैं, वो खुद ही पता लगा लेते हैं, डिजाइन उजाइन छोड़िए, वो बता लेते हैं कि दीवार की रूम की चौड़ाई इतना है तो बीम की मोटाई इतना होगा, ऐसे करके निकाल लेते हैं, है ना। तो उनसे मतलब नहीं, उन लोग का एक्सपीरियंस होता है। ये 10 सेंटीमीटर दे दिए दूसरा पानी, ये मान लीजिए दे दिए 4 सेंटीमीटर, फिर दे दिए 2 सेंटीमीटर, फिर दे दिए 3 सेंटीमीटर, इस तरह से टोटल कितना पानी हुआ था, टोटल जोड़ दीजिए, 8 10 18 4 22 2 26 3
29 29 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका डेल्टा हो गया। यानी कितना सेंटीमीटर पानी दिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ड्यूटी क्या होता है कि कितना मीटर क्यूब, अगर मान लीजिए 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड से उस खेत को कितना हेक्टेयर को, 1 हेक्टेयर को सिंचाई कर रहा होता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब टर्म है, नया नया टर्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम ड्यूटी ऑफ क्रॉप की बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं कि नंबर ऑफ हेक्टेयर लैंड गेटिंग इरिगेटेड बाई 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज। ठीक है, 1 मीटर डिस्चार्ज, 1 मीटर क्यूब पर डिस्चार्ज से 1 हेक्टेयर को वो अगर इरिगेट कर रहा होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग सीखेंगे। और सीखेंगे हम लोग कि धान के लिए कितना पानी होना चाहिए, गेहूं के लिए कितना पानी होना चाहिए, और वो कितने दिन का होता है। जैसे खरीफ फसल कितने दिन का होता है, रबी फसल कितने दिन का होता है, अलग अलग टाइम पीरियड होता है। जैसे आप कब रोपते हैं, उसको कब काटते हैं, ये सब का बेस पीरियड यही तो हुआ, क्रॉप पीरियड कितना होगा। तो जिस दिन आप रोपे होंगे, तो ऐसे मान लीजिए कि धान आप किस में, अगस्त में रोपे हैं। ठीक है, तो अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आप किस में काट रहे हैं, मान लीजिए नवंबर में कट ही जाता है, तो लगभग 4 मंथ का हुआ। तो ये क्रॉप पीरियड ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, तो वो सब डिफाइंड रहेगा आपको। तो यहीं से आ जाता है कि अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि क्रॉप का नाम भी पढ़ना है हम लोग को, कौन सा क्रॉप है। ठीक है, क्रॉप का अलग अलग नाम होता है। जैसे आप लोग ये चीज तो बचपन में ही पढ़े होंगे, खरीफ क्रॉप क्या है, तो जो जून सितंबर में लगाया जाता है। खरीफ क्रॉप जो है, खरीफ क्रॉप है जो जून में लगाया जाता है और सितंबर में क्या होता है, काटा जाता है। ठीक है, और खरीफ में क्या क्या आ जाता है, जैसे कॉर्न हो गया, माइज हो गया, धान हो गया, ग्राउंड नट हो गया, पल्सेस हो गया। ठीक है, रबी क्रॉप क्या हो गया, नवंबर में लगाया जाता है, फरवरी में काटा जाता है। अब ये आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है, जैसे यहाँ पे ऐसा है ना, जून से सितंबर, लेकिन जून से सितंबर, कोई जून में लगाता है, कोई जुलाई में लगाता है। तो जुलाई में लगाएगा तो सितंबर क्या हो जाएगा, अक्टूबर हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर हो जाएगा, इस तरह से। तो खरीफ क्रॉप हो गया, रबी क्रॉप हो गया, जायद क्रॉप हो गया, परनियल क्रॉप हो गया। ठीक है, 8 मंथ क्रॉप हो गया, इस तरह से नाम करके आएगा। तो खरीफ क्रॉप आपको हम मतलब ठेठ में समझा देते थोड़ा, जो आप बरसात के दिन वाला फसल लगाते हैं ना, बरसात के दिन वाला, उसको खरीफ क्रॉप के नाम से जाना जाता है। बरसात में आपको कौन कौन सा फसल लगता है, धान लगाते होंगे। ठीक है, मक्का लगाते होंगे, मतलब मकई जिसको बोलते हैं। ठीक है, और मूंगफली वगैरह लगाते होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, खरीफ क्रॉप हो गया। रबी क्रॉप ठंडे के दिन में लगाया जाता है और हमेशा लगभग इसमें दाल और तेल आता है। रबी क्रॉप में ऑलमोस्ट दाल और तेल आएंगे। ठीक है, दाल और तेल का मतलब सरसों हो गया, खेसारी, बूट, मसूरी, ये सब हो गया। ठीक है, तो ये सब किस दिन में लगाया जाता है, ठंडे के दिन में लगाया जाता है, तो इसको हम लोग रबी क्रॉप बोलते हैं। जायद क्रॉप क्या होता है, जो गर्मी में लगाया जाता है, इसमें जनरली सब्जी आता है। ठीक है, जो अप्रैल से जून में लगभग होता है इसका क्रॉप पीरियड। ठीक है, अप्रैल में बोया जाता है, जून जुलाई तक ये हो जाता है। ठीक है, परनियल क्रॉप होता है जो सालों भर रहेगा, जैसे एग्जांपल शुगर केन, ईख, गन्ना। ठीक है, केतारी जिसको भी बोलते हैं। तो परनियल क्रॉप हो गया जो सालों तक लगा रहे। 8 मंथ क्रॉप हो गया जो लगभग 8 महीने तक उसका क्रॉप पीरियड रहे, जैसे कॉटन हो गया। ठीक है, तो आई होप अच्छे से सीख पा रहे होगा। ड्राई क्रॉप भी होता है। ठीक है, ड्राई क्रॉप का मतलब क्या हुआ, अब ड्राई क्रॉप सुन के सोच के लग रहा होगा कि ड्राई क्रॉप है मतलब उसमें पानी नहीं डालता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ड्राई क्रॉप क्या होता है, ड्राई क्रॉप में जिसमें पानी हमें ऊपर से डालने की आवश्यकता नहीं हो। जैसे अभी बता रहे थे कि बरसात के दिन में, वर्षा के दिन में हम लोग धान लगाते हैं। ठीक है, धान लगाते हैं, तो धान लगाते हैं तो उसमें पानी क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में बरसात के पानी से हमको काम चल जाता है, ऊपर से पानी देने की जरूरत नहीं रहता है, तो उसको ड्राई क्रॉप कहते हैं। ऐसा नहीं कि ड्राई क्रॉप सोचिएगा कि इसमें पानी नहीं डाला जाता होगा, ऐसा नहीं है। वर्षा के पानी से उसको क्या हो जाता है, फुलफिल हो जाता है, हमको ऊपर से पानी देने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ड्राई क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, और बेड क्रॉप क्या, क्रॉप हो गया, गार्डन क्रॉप हो गया। ठीक है, चलिए अब उसके बाद पैलियो इरिगेशन, कोर वाटरिंग, कोर पीरियड, कोर डेप्थ, ये सब चलेंगे जब
डिटेल में चलेंगे तभी बताएंगे, ऐसे ज़्यादा लगभग 40 मिनट तक वीडियो अभी जाएगा। अभी तो इरिगेशन डिस्कस कर रहे हैं, फिर हाइड्रोलॉजी चलेगा, ठीक है। तो आई होप कुछ पॉइंट आप समझ में आता जा रहा होगा कि अच्छा ये सब हमको क्या करना है, पढ़ना है। और ऐसा नहीं, आपको सीखते भी जा रहे होंगे, ठीक है। क्रॉप रेशियो बताइए, क्रॉप रेशियो क्या है? तो अगर आप जैसे खरीफ रबी खरीफ रेशियो तो क्या है, तो इसको इसके लिए हम मतलब कह सकते हैं कि जो दो मेन थी था, क्या बोलते हैं उसको, खरीफ सीजन था और रबी सीजन था, तो उसमें हम लोग उसके मतलब जितना इरिगेशन किए उसके रेशियो की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए खरीफ फसल था, ठीक है, खरीफ क्रॉप है, और एक क्या है, रबी क्रॉप है। तो रबी क्रॉप है, तो रबी क्रॉप में तक खरीफ क्रॉप में जितना वाटर दिए होंगे और रबी क्रॉप में जितना पानी दिए होंगे उसके उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप रेशियो बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद हम लोग कैनाल भी पढ़ेंगे। कैनाल क्या होता है, जो वाटर रिवर से जो निकलता है, मतलब जैसे मान लीजिए ये रिवर है, रिवर से निकालकर हम पानी को खेत में पटाने के लिए पानी खेत में डालने के लिए इसको अलग से हम ले जाते हैं रास्ता बनाकर, इसी को क्या बोला जाता है, कैनाल बोला जाता है, ठीक है। तो कैनाल में क्या होता है, अनलाइंड कैनाल और लाइन कैनाल होता है। अनलाइंड क्या होता है, जो सिर्फ मिट्टी काट कर आप पानी ले जाते हैं। और लाइन क्या होता है, इसमें आप क्या करते हैं ना, प्लास्टर कर देते हैं अंदर से इसको क्या करते हैं, प्लास्टर कर देते हैं, ताकि इसमें मतलब पानी ज्यादा परकोलेट ना हो अंदर, मतलब कि सोखे ना, हिंदी भाषा में बोले तो अंदर पानी ज्यादा नहीं बोलते हैं कि पानी, मान लीजिए आप ही खेत है कोई, मान लीजिए आप कोई गड्ढा खोदे, उसमें पानी डालिए, सुबह उठ के देखिएगा उसमें पानी है ही नहीं, जमीन के नीचे चला गया, ठीक है। तो ये सब पानी ज्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, एक तरह से बोलिए कि प्लास्टर कर देते हैं, कंक्रीटिंग कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखे होंगे ऐसा कुछ, ठीक है। तो यही कैनाल के बारे में पढ़ना है। फिर डैम के बारे में, टाइप्स ऑफ रिवर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। डैम्स के बारे में पढ़ना है। तो डैम्स के बारे में तो इसमें थोड़ा बहुत डिस्कस भी किए हैं। एक सब्जेक्ट था आपको मॉम, उसमें स्टेबिलिटी ऑफ डैम पढ़ना था, तो उसमें थोड़ा बेसिक से बता रहे थे। तो यहाँ भी हम लोग पढ़ लेंगे कि डैम कितने प्रकार के डैम है, क्या तो स्टोरेज, वाटर स्टोरेज मेंबर है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, तो उसमें आगे देख लेंगे। अब आते हैं हाइड्रोलॉजी के, डिस्कस करते हैं हाइड्रोलॉजी क्या है, ठीक है। तो हाइड्रोलॉजी में हम लोग वाटर कैसे सर्कुलेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, इसी चीज को देखते हैं। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी सुने होंगे कि कैसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है। पहले तो पानी अथी होता है, रेनफॉल होता है, बरसात का पानी पहले आता है, सबसे पहले वो क्या होता है, ये जमीन में चला जाता है ना, जमीन में चला जाता है। फिर जमीन से पानी हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, एक सेकेंड, जमीन में चला जाता है, कुछ रन ऑफ हो जाता है, एक सेकेंड, रन ऑफ है ये, तो कुछ परकोलेट हो जाता है, अंदर चला जाता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है, कुछ क्या हो जाता है, रन ऑफ हो जाता है। रन ऑफ मतलब पानी नीचे वाले एरिया में जमा हो जाना जाकर, ठीक है, तो इसी को रन ऑफ बोला जाता है, रन ऑफ, ठीक है। आगे देखेंगे, ये रेनफॉल हो गया, ये रेनफॉल हो गया, ठीक है। और कहाँ जाता है, कैचमेंट एरिया में जाता है। कैचमेंट एरिया का मतलब पानी जहां ढलाव हो, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि जब आपके यहाँ बरसात होता है तो देखते होंगे कि नाला में बहुत सारा पानी जा रहा होता है, बहुत तेज से नाली में पानी जा रहा होता है। तो क्या हुआ होगा कि नाली में जहां जहां बारिश हो रहा होगा सब ढल कर नाली में जा रहा होगा, है ना। और फिर तो वही कैचमेंट एरिया हो जाता है, जहां से मान लीजिए रन ऑफ हो गया, रन ऑफ होके एक जगह जमा हो गया, ठीक है। अब ये पानी जमा हो गया, अब इवोपरेशन होगा, इवोपरेशन होने के बाद कूलिंग होगा, कूलिंग के बाद क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, उसके बाद फिर पानी का फिर से क्या हो जाता है, रेनफॉल हो जाता है। तो यही प्रक्रिया चलते रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। अब बात आया है यहाँ रेनफॉल का। तो रेनफॉल का यानी सबसे पहले हम लोग बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन में जनरली लोग बोल देते हैं रेनफॉल, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रिसिपिटेशन में सभी के सभी रेनफॉल होंगे, इसमें भी कैटेगराइज होता है। सबसे पहले रेनफॉल, रेनफॉल मतलब वर्षा, वर्षा जो पानी आप देखते होंगे, तो ये भी अलग अलग होता है। लाइट रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल, हैवी रेनफॉल। अगर पानी हल्का हल्का पड़ रहा था तो बोलते हैं ना कि बहुत हल्का बारिश है, फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा, फिर एक होता है मूसलाधार बारिश जिसको हैवी रेनफॉल बोलते हैं। तो ये सब ऐसा नहीं कि देखिए ये सब अभी तक टर्म जो होगा तो आप ऐसे ही यूज कर रहे होंगे, ठीक है।
लेकिन अब हम लोग उसको डायमेंशन से पता करेंगे, ठीक है, कि साइज से पता करेंगे, डायमेंशन से पता करेंगे। 2.5 mm पर आवर हो रहा है, अगर बारिश 2.5 mm पर आवर हो रहा है तब हम लोग बोलते हैं कि क्या है ये, इससे ज्यादा और 2.1 mm से ज्यादा, 2.5 mm से कम तो बोलते हैं लाइट रेनफॉल है, ठीक है। अगर 2.5 से ज्यादा, 7.5 से कम तो बोलते हैं मॉडरेट है, 7.5 से भी ज्यादा हो रहा है, 7.5 mm पर आवर, ठीक है, इतना से ज्यादा हो रहा है तो बोलते हैं कि हैवी रेनफॉल है, ठीक है। उसके बाद ड्रीजल, ड्रीजल ऐसे आप सुने होंगे कि मॉइस्चर के ऐसे बोलते हैं ना कि इसको फुहासा पड़ रहा है, और ऐसे इसको फुहारा ही बोलते हैं कि फुहारा पड़ रहा है, बारिश नहीं फुहारा हो रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो यही हो गया, ड्रीजल हो गया। फिर स्नोफॉल होता है, पत्थर बोलते पत्थर पड़ रहा है तो पत्थर नहीं, वो क्या होता है स्नोफॉल, आइस का गोला होता है, ठीक है, गोला पड़ता है ऐसा बोलते हैं, ठीक है। स्लीट हो गया, हेल हो गया, तो यही सब है रेनफॉल। फिर रेनफॉल मापने का अथी होता है, रेनफॉल दो तरह का होता है, एक प्री मानसून रेनफॉल सीजन होता है, जो प्री मानसून सीजन होता है, पोस्ट मानसून सीजन होता है। अगर हम प्री मानसून सीजन की बात करें तो मई लास्ट वीक और एंड ऑफ सितंबर में होता है, और पोस्ट मानसून सीजन की बात करें तो अक्टूबर टू नवंबर होता है, ठीक है। फिर जो पानी आपका हुआ है उसको मापने के लिए, कितना बारिश हुआ है उसको मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको रेन गेज बोला जाता है। रेन गेज, पानी आपके यहाँ सुनते होंगे कि आज पटना में इतना सेंटीमीटर पानी हुआ, ठीक है, तो कैसे पता लगाता है कि कितना सेंटीमीटर पानी हुआ, या सुनते होंगे आज बहुत ज्यादा बारिश हुआ, आज तो इतना पानी इतना सेंटीमीटर भी पार कर गया। तो इसे पता लगाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट होते होंगे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेन गेज। आपको एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट बताते हैं, ठीक है, आप घर में खुद से माप सकते हैं, लेकिन वो इतना एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन लगभग ऑलमोस्ट आप उससे सीख सकते हैं। आप एक ऐसा कोई बर्तन ले लें जिसका जो पेंदी हो, पेंदी का मतलब नीचे वाला बॉटम हो, जो स्ट्रेट हो, ठीक है, स्ट्रेट, जैसे आप प्लेट वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसको खुले छत पे, बारिश स्टार्ट हो तो खुले छत पे जाके रख दीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, पानी स्टोर हो जाएगा, वर्षा वाला पानी स्टोर हो जाएगा। फिर सेंटीमीटर से आपके पास स्केल होगा, स्केल से मेजर कर लीजिए कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपके घर के लिए, आपके लिए बता रहे हैं। लेकिन वहां पे जो अभी हम लोग को पढ़ना है वो अलग से एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसमें दो तरह का होता है। नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है, जैसे साइमंस रेन गेज हुआ, वहां पे इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, एक सेकेंड, यहां से इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, और यहाँ पे पानी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसमें आता है, और उसके बाद दिखाता है सुबह के 8 बजे उसको मेजर किया जाता है इंडिया में, ऐसा करके। फिर आईएस रेन गेज होता है, रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है, जैसे भूकंप आता है तो मापता है ना इतना भूकंप आया, कितना रिएक्टर स्केल पे मापते हैं, उसी तरह से यहाँ पे रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज होता है, जिसमें बेइंग बकेट टाइप रेन गेज हो जाएगा। यानी सीधा सीधा समझिए कि वर्षा जो होता है उसको मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होता है जिसे हम लोग रेन गेज कहते हैं, और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप का होता है, उसको कैसे फंक्शन होता है, कैसे करता है, ठीक है, ये सब चीज सीखेंगे जब डिटेल क्लास चलेगा तब, नहीं तो बहुत ही लंबा खींचा जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद प्रिसिपिटेशन कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है, ये सब चीज सीखेंगे। तो ऐसे तो बहुत कुछ डिस्कस करना था, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो गया, पता भी नहीं चला पढ़ते पढ़ते, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन क्या है, इवोपरेशन क्या है, रन ऑफ क्या है, ठीक है, तो ये सब चीज डिस्कस करेंगे। हमें नहीं लगता है कि अब ज्यादा बढ़ाना चाहिए, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। कल से सिलेबस यहाँ स्टार्ट कर देते, लगभग वैसे होएंगे। फ्लड के बारे में पढ़ेंगे, फ्लड क्या है, ठीक है, तो चलिए पढ़ेंगे, उसी टाइम हम लोग देख लेंगे फ्लड रॉटिंग क्या है, यही सब देखेंगे हम लोग, कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल से सिलेबस यहाँ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। कल से हम लोग मिलते हैं जहाँ पे हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और हाइड्रोलॉजी से ही स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग इरिगेशन पे चलेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर कल से।